हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जीके में। तो आज 20वां दिन है, 20वीं टेस्ट सीरीज है। कल जिस बच्चे ने क्लास ली मेरे भाई ने, तो उसके आगे हम क्वेश्चन करेंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चनों को मैंने एनालिसिस किया है, उनके टॉपिकों को पढ़ा है। ठीक है, उनके टॉपिकों में से ही मैंने क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किए, प्रेजेंट किए, जो मैं अभी तक करता आ रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर टॉपिक को समझेंगे अच्छे से। ठीक है, कहाँ से ये उठा है। ठीक है, चाहे हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, चाहे सिविक्स हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सभी के सभी क्वेश्चन। तो महाजनपद में उपज का एक छठा हिस्सा कर के रूप में किससे लिया गया था। मैंने कल कराए तो उससे आगे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, जिस बच्चे ने क्लास नहीं ली वो कल ले लो। ठीक है, कल की लेकर फिर आ जाओ। ठीक है, तो महाजनपद की बात हो रही है और उपज जो खेती की जाती, जो खेती में से उपज होती थी, किसी भी प्रकार की फसल होती थी, उसका एक छठा हिस्सा। ठीक है, एक छठा हिस्सा जो होता था वो किससे लिया जाता था। किसान से, शिल्पकार से, चारवाह से, शिकारी थे। तो किसान से लिया जाता था, आप सभी को पता होनी चाहिए। बस ये महाजनपद की बात कर रहा है मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये समझने वाले योग्य वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ए। थोड़ा सा मैं इसको पॉइंट वाइज समझाता चलूंगा। ठीक है, एक एक चीज को समझना कि फसलों पर, महाजनपद काल के समय की बात कर रहा हूं, फसलों पर कर सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि ज्यादातर तो लोग उस समय किसान खेती करते थे। ठीक है, डिपेंड खेत पर ही होता था, फसलों पर होता था। ठीक है, तो किसान ही हुआ करते थे उस समय। तो आमतौर पर जो भी उत्पादन किया जाता था फसलों का, उसका 1/6वां हिस्सा जो होता हिस्सा कर निर्धारित किया जाता था, मतलब दे दिया जाता था। ठीक है, उस खेती में से, उस खेती की फसल में से। और इसको क्या कहा जाता था, भगा या फिर हिस्सा के रूप में इसे जाना जाता था। ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं। ठीक है, तो कारीगरों को भी कर देना, जो कारीगर होते थे ना, उनको भी कर देना पड़ता था। चाहे मजदूरी करके देना पड़ता है पड़े या फिर पैसे के रूप में उन्हें देना पड़े, किसी किसको, राजा को। ठीक है, एक बुनकर या एक लोहार को, एक राजा के लिए हर महीने के लिए उसके मजदूरी करके आना होता था, किसी भी प्रकार की कोई भी। तो ये भी एक प्रकार का कर ही हो गया मेरे भाई। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन उठा ले आपसे एग्जामिनर। ठीक है, घुमा फिरा के आपको ला करके मैं ही छोड़ूंगा। ठीक है, कहीं भी घूमने नहीं दूंगा, आप क्वेश्चन फंस नहीं सकते। ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि पशुपालक को, जो पशुपालक होते हैं, उनके जो जानवर होते हैं, जो पशु उत्पाद के रूप में करों का भुगतान करते थे। ठीक है, यहाँ तक भी, और व्यापार के माध्यम से खरीदे बेचे जाने वाले सामानों को भी कर लगता था। ठीक है, शिकारी और भोजन संग्रह करने वाले राजा को जंगल से प्राप्त वस्तु उपलब्ध करनी पड़ती थी। ये महाजनपद के कर हैं उस समय के। ठीक है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी मैंने पॉइंट वाइज समझा दी है। ऑप्शन में आपको इन सभी क्रमों को पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय के रूप में पंचाल के अंतर्गत नहीं था। इंपोर्टेंट है, पंचाल क्या है, सभी चीजें मैं समझाऊंगा। सुनार थे, बुनकर थे, बढ़ई थे, या फिर राजमिस्त्री थे। तो आप यहाँ पर पंचाल की बात हो रही है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपके सामने ये बुनकर। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाता है। मैं बता दूं अपने भाइयों को थोड़ा सा पॉइंट आउट करके हुए कि बीदर के समय, बीदर आपको सुना होगा, विजयनगर के हिस्सा थे। बीदर है, गोलकुंडा है, एमपी है, ये सभी मतलब इसके गोलकुंडा विजयनगर के अंतर्गत आते थे। तो बीदर के शिल्पकार जो होते, तांबे तथा चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध हो गए थे कि इस शिल्प का नाम ही बीदर पड़ गया। ठीक है, पंचाल और अर्थात जो विश्वकर्मा समुदाय था, जिसने सुनार, केसरे, लोहार, राजमिस्त्री, बढ़ई शामिल थे। मंदिरों के निर्माण, राजमहलों, बड़े बड़े भवनों, तालाबों और जलाशयों के निर्माण के लिए आवश्यक थी। यहाँ पर सालियार और कैकलोजों की क्वेश्चन कल पूछा है। जैसे बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय बन गए थे उस समय। ठीक है, इंपोर्टेंट है, सभी सभी जो मैंने आपसे, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। किसी प्रकार से कोई भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ नोट कर लेना। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है 101%। ठीक है, इसका बी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, कहीं से भी किसी प्रकार से एग्जामिनर का मतलब है आपको फंसाना, आपको फंसने नहीं दूंगा, मैं सभी पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ मेरे भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल सागर, फारस की खाड़ी, पूर्व अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के बंदरगाहों पर गुजरती व्यापारी क्या बेचते थे। जो व्यापारी होते थे वो क्या बेचते थे, वस्त्र और मसाले, कल ही बताया, सोना, हाथी दंत और मसाले, या फिर चांदी और टील। ये वस्त्र और मसाले जो कि गुजरात में अपने गढ़ पर बैठे थे, ये सभी के सभी समुदाय मैंने बताए थे आपको नाम वहां के, मैं अभी बताऊंगा भी। ठीक है, इनके बदले, वस्त्र के या मसाले के बदले वो कुछ अपना अपोजिट लेकर आते थे, हाथी का दांत
या सोना चांदी खरीदते थे। मतलब जैसे होता नहीं था पहले, आज से 15-20 साल आप किसी शॉप पर दुकान पे जाओगे परचूने वाले की पे, तो नाज के बदले आपको सामान मिलता था, उसी प्रकार से मैं यहाँ रिलेट कर रहा हूँ। ठीक है, वे अब इन पत्रों से कपड़े और मसाले बेचते थे, बदले में अफ्रीका से सोना, हाथी के दांत, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से मसाले, टीन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे बदले में। ठीक है, इनके ये इंपॉर्टेंट है, क्या पता आपसे यहाँ से क्वेश्चन के बदले में क्या क्या चीज लाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक थोड़ा ज्योग्राफी का कि लूनी नदी कहाँ गिरती है। ये काफी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन पढ़ लूं, खंभात की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, साबरमती की नदी में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बात करिए लूनी नदी कहाँ गिरती है, तो यहाँ पर बहुत सा बच्चा भी राइट आंसर देकर आ जाएगा। यहाँ पर पूछा है लूनी नदी कहीं गिरती है क्या, नहीं, तो डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। मैं आपको बता दूं कच्छ की खाड़ी में ये राजस्थान के अजमेर से निकलती हुई मतलब अरावली से निकलती हुई तो सीधा कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ, मेरे कहने का मतलब ये कहीं पर गिरती नहीं है। ठीक है, ये समाप्त हो जाती है कच्छ की खाड़ी में, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है डी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से मैंने इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ, आप पढ़ लेना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये पिछले जो कि मैंने पहले भी बताया इसके क्वेश्चन के बारे में, एक बार मैं फिर पढ़ देता हूँ कि मणिग्राम और नानदेशी निम्नलिखित में से क्या थे पहले। तो दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ थे, ये कल भी मैंने क्वेश्चन करवाया, और फर्स्ट या सेकंड थर्ड जो सीरीज थी उसमें भी मैंने क्वेश्चन करवाया था, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई क्वेश्चनों कई बार ये पेपरों में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूरत में जो बैंकिंग घराने किसके पास हुआ करते थे, कल नाम लिया था, आज फिर मैं बता दूंगा डिटेल वाइज इनके बारे में। जो बैंकिंग घराने थे, ठीक है, तो भोराज थे, काठियावाड़ सेठ थे, या मारवाड़ी ओसवाल, या चेटियार थे। ये मैंने कल बताए थे कुछ ना कुछ, मैं आपको आज बता देता हूँ। जो सूरत के अंतर्गत जो साहूकार जो कि काठियावाड़ सेठ थे या फिर महाजन को कहा जाता था, इनके पास एक बड़े बैंक के रूप में बड़े बैंक में हाउस था जो कि सूरत में ही स्थापित था। ठीक है, इनका ये जो साइड में दिख रहा है ना, ये एक पत्र है, इनका अपनी एक मोहर लगा कर देते थे। कहीं भी किसी पर्सन को जाना होता है, इजिप्ट हो, बासरा हो, इराक हो, या फिर कहीं पर बेल्जियम हो, इस पत्र के माध्यम से अगर किसी कहीं भी दिखा दिया होता तो उधार भी आ जा करती, क्योंकि इस पत्र की, इस कंपनी की बहुत वैल्यू हुआ करती थी उस समय। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपको पता होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रायद्वीप भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कृष्णा नदी लंबी है, नर्मदा है, गोदावरी है, महानदी है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गोदावरी नदी ही वो नदी है जो प्रायद्वीप या फिर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इंपोर्टेंट है। इसको साउथ की गंगा, दक्षिण गंगा कहा जाता है, बूढ़ी गंगा इनको बोलते हैं। इंपोर्टेंट है, महाराष्ट्र की नासिक से निकलती है, सीधा बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। प्रॉपर तरीके से सभी की सभी नदी मैंने आपको बताई हुई है। जो भी बच्चा अभी नदियों के बारे में नहीं जानता, एक दो क्लास में मैंने सारी नदी कंप्लीट कर रखी है। इंपॉर्टेंट है, टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी बच्चा, जो भी मेरे भाई है देख रहा हो तो बंगाल नासिक से निकलती सीधा बंगाल की खाड़ी में गिरती है क्या, गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। मध्यकाल में वाराणसी था, मैंने कल ही बताया था, अगर किसी ने थोड़ा सा समझा होगा तो। मंदिर शहर था, एक बंदरगाह शहर था, या फिर प्रशासनिक केंद्र था, एक वाणिज्यिक शहर था। तो मध्यकाल के अंतर्गत जो वाराणसी था वो मंदिर शहर हुआ करता था। ठीक है, आप सभी को यहाँ पर अंदाजा लग गया होगा, मैंने कल इसी प्रकार को पॉइंट आउट किया था, आज भी फिर कर देता हूँ मैं। जैसे कि पहले के जो इंपोर्टेंट जो छोटे छोटे नगरी थे वो बड़े बड़े शहरों में क्यों उपलब्ध है, क्योंकि वहां पर मंदिर इतने बढ़िया बन गए थे, या फिर मंदिर को स्थापित किया गया था। ठीक है, तंजावुर है जैसे कि बिलासपुर मध्य प्रदेश में है, भीड़सा जिसको विदिशा बोला जाता है, गुजरात में सोमनाथ हो गया, तमिलनाडु में कांचीपुरम होगा, तमिलनाडु में मधुरम होगा, मदुरई होगा, आंध्र प्रदेश में तिरुपति बाल जी हो गए। तो ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है, ये सभी के सभी नगर नगरी बड़े बड़े शहरों में आज भी बने पड़े हैं, पहले भी बन गए थे। ठीक है, तीर्थ स्थल को लेकर के। ठीक है, कल बताया था वाराणसी यूपी में है, तिरुमला अभी बताया तमिलनाडु में, अजमेर राजस्थान है। ठीक है, ये बड़ी बड़ी तीर्थ स्थलों में धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित कर लिया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कथनों पर विचार करेंगे हम। अशोक शिलालेख के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाने वाला पहला शासक था, ये राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, अशोक को अधिकांश शिलालेख प्राकृतिक में थे और ब्रह्मलिपि में उत्कीर्ण थे, दोनों के दोनों राइट आंसर है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है सी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अशोक के बारे में मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाया हूँ। ठीक है, मैं इनके बारे में थोड़ा इसमें भी बता देता हूँ कि सबसे प्रसिद्ध मौर्य शासक अशोक थे,
वह पहला ऐसा शासक था जिसने शिलालेख के माध्यम से लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना, और इन्होंने एक ना दो ना चार चार लिपियों में इन्होंने अपने शिलालेख को रचा है। ठीक है, अफगानिस्तान की बात करूं तो वहां पर आर्मिक और ग्रीक लिपि का इस्तेमाल हुआ है इनके शिलालेखों में। पाकिस्तान में खरोष्ट लिपि, ठीक है, वहीं पर अपने भारत में उत्तर में कालसी से लेकर दक्षिण में मैसूर तक ये ब्रह्म लिपि का प्रयोग करते हैं। इंपोर्टेंट है, चारों के चारों लिपियों को आपके सामने रख सकता है एग्जामिनर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा सकता है। ठीक है, एक थर्ड पॉइंट है कि अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृतिक में थे, जो अभी ऑप्शन में था, और ब्रह्म लिपि में लिखे गए थे। सभी के सभी लिपि मैंने बता दी, सभी सभी लिपि कहाँ कहाँ किस किस देश में उपयोग हुई है, वो सभी चीजें इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए। ठीक है, आपके पेपर को के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हम्पी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? डी मैंने दे रखा है यहाँ पर। यह कृष्णा तुंगभद्री बेसिन में स्थित है। हम्पी आपको पता होगी, या दीवारों के निर्माण में किसी सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया है, इनको गूथा गया है, पहाड़ को मतलब पत्थर को तोड़कर इस प्रकार से बनावट थी उनको इस तरीके से जमा दिया गया है। ठीक है, मतलब कि किसी भी सीमेंट किसी भी कचरे का यूज नहीं किया गया, खाली निखालसी पत्थरों से गूथा गया है इस प्रकार से। और महानवमी उत्सव जो हम्पी में मनाया जाता है, ये आपको पता होगी। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाता है। मैंने ये लिखा भी है कृष्ण तुंगबंदरी, और यह नगर जो 1336 ईस्वी में स्थापित हुआ, विजयनगर का साम्राज्य केंद्र हुआ करता था उस समय। ठीक है, ये आप सभी को पता होनी चाहिए। ये मैंने लिखा भी हुआ कि सभी के सभी पत्थरों से द्वारा गूथा गया है। एक मिनट रुके, पेन नहीं चल रहा। ठीक है, हाँ अब चल गया। ठीक है, और इसके बारे में मैंने महानवमी मंच यहीं पर बनाया जाता है, ये सभी आप महानवमी वो है नवरात्रि के तौर पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जनपद के सतलों पर पाए जाने वाले विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तन कैसे हुआ करते थे? लाल काले बर्तन, धूसर रंग के बर्तन, लाल और नीले रंग, या फिर काले पॉलिश के बर्तन? तो धूसर रंग के बर्तन हुआ करते थे। जनपद के सतलों में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तन होते थे वो धूसर रंग का बर्तन। ठीक है, इंपोर्टेंट है, लाल काले गलत, लाल नीले गलत, काले पॉलिश गलत, धूसर रंग के इंपोर्टेंट है, धूसर याद रहेगा। ठीक है, पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक है मेरे भाई, इसके बारे में मैंने लिखा हुआ है कि चावल गेहूं धान दाल दालें गन्ना तिल सरसों उस समय की क्रॉप्स थी। ठीक है, और मिट्टी के बर्तन धूसर या लाल रंग के हुआ करते थे, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने सभी चीजें मैंने लिख रखी है और प्रिंटेड में इमेज दे रखी है, आप देख भी सकती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि संकोच नदी सीमा बनाती है। ये संकोच आपने सभी पढ़ ली होंगी, पर संकोच अधिकतर नहीं पढ़ी होंगी, पर मैं आपके सामने बता रहा हूं कि संकोच नदी जो नदी है, यह जो ब्रह्मपुत्र नदी है असम के अंतर्गत कहलाती है, उससे पहले दिहांग नदी कहलाती है अरुणाचल प्रदेश में। और जब ब्रह्मपुत्र नदी असम राज्य में आती है तो कहलाती है ब्रह्मपुत्र, और इसी की सहायक नदी हो जाती है जो कि भूटान से निकलती है, यह संकोच नदी सीधा ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी में मिलकर के आगे चलती है, असम और पश्चिम बंगाल के दोनों के बीच में सीमा साझा करती है ये नदी संकोच नदी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है असम और पश्चिम बंगाल। ठीक है, मैंने ऑप्शन नहीं पढ़े पर लेकिन फिर भी प्रॉपर तरीके से अपने भाइयों को बता दिया है। ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन सी वह नदी है जो यू का आकार बनाती है भारत के अंतर्गत। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, असम की नदियों के बारे में मैंने यहाँ दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसी मक्का का द्वार कहा जाता था? कल जिसने लिया तो तुरंत यहाँ सूरत हम्पी अजमेर या मछलीपट्टनम, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सूरत। ठीक है, यही वह गढ़ था जो मक्का का द्वार क्यों कहलाता, क्योंकि यहीं से व्यापार हुआ करते थे तगड़े तरीके में, पूर्व अफ्रीका में, दक्षिण पश्चिम एशिया में। ठीक है, प्रॉपर तरीके से यहीं से वो गढ़ था जहां से व्यापार होता था अधिक मात्रा में। ठीक है, वही है, मैंने लिखा भी हुआ सूरत के मक्का का प्रसाद द्वार भी कहा जाता था। सूरत और मुल्क की खाड़ी होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। ठीक है, ये सभी के सभी मैंने कौन कौन से समुदाय यहाँ पर पाए जाते थे जिनके द्वारा जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी करते थे, जो व्यापारी लोग थे, उनके नाम बताए मैंने कल। ठीक है, जो यहाँ पर पाए गए, आप प्रॉपर तरीके से वहां से क्वेश्चन भी उठा सकते हो, पढ़ सकते हो। सूरत के बारे में किसने लिखा है? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये देखो सुनो, विभिन्न देशों के औसतन 100 जहाजों को भी किसी भी समय इस बंदरगाह पर लंगर डालकर जहाज ठहराए जा सकते हैं। ये सूरत में किसने कहा है? किस सूरत के बारे में किसने या फिर इनमें से किसने कहा है? ये इंपॉर्टेंट है, ये सर थॉमस माल्ड्री, सैम मिलर, या फोर्किस गोटियार, या ओविंगटन।
तो यहाँ पर सभी ने सुना होगा ओविंगटन ओविंगटन करके, शुरू से बहुत ये इन्होंने बहुत कुछ कहा है, पर लेकिन इनमें से एक बात मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि विभिन्न देशों के औसतन 100 जहाजों को किसी भी समय इस बंदरगाह पर लंगर डालकर जहाज ठहराए जा सकते हैं, ये कहा ओविंगटन जी ने। ठीक है, यहाँ पर पुर्तगाल, डच, इंग्लिश सभी की फैक्ट्री हुआ करती थी। ठीक है, ओविंगटन ने कहा है कि इंग्लिश क्रॉनिकल है जो लिखते हैं कि एवरेज 100 ships of different countries could be found and orated at the port of any टाइम से। ठीक है, किसी भी टाइम है 100 से ज्यादा शिप यहाँ पर ठहर सकते हैं। ठीक है, आराम कर सकते हैं सभी के सभी। ठीक है, और टेक्सटाइल सूरत फेमस ऑफ गोल्ड लेस बॉर्डर, झारी जिसको कहा जाता है, एंड हैड ए मार्केट इन वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। ठीक है, यहीं से सभी चीजें प्रॉपर तरीके से मैंने कल भी बताई, आज भी आपके सामने बता दिए। इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन यहीं से कई देख ला, क्वेश्चन मैं थोड़ी कर रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं और मैं सभी के सभी पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ अपनी तरफ से, आपके तरफ से भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मगध के बारे में आप क्या सच सोचते हैं, यहाँ पर क्या सच लगता है मगध के बारे में? कल पढ़ा है मैंने, सोन और कावेरी मगध के बीच से बहती है, क्या राइट आंसर है? नहीं, गलत है। राजगिरा मगध की पहली राजधानी है, बताओ। या बिंबिसार मगध का पहला शासक था, बताओ। ठीक है, यहाँ पर राइट, यहाँ पर ए तो गलत हो जाता है क्योंकि ये तो है नहीं। सोन और गंगा नदी दोनों बहती है, मगध के बहती थी। ठीक है, इंपोर्टेंट है, लेकिन एक और दो गलत हो गया यहाँ पर, जिसमें भी एक है वो सभी गलत हो जाते हैं। तो रह गया कौन सा? सी, दूसरा और तीसरा इज द राइट आंसर हो जाता है। तो इससे आपको पता होगी पहली राजधानी मगध की राजगिर थी। ठीक है, और बिंबिसार मगध के पहले शासक हुआ करते थे, ये आपको पता होना चाहिए। गंगा और सोन नदी दोनों की दोनों इनके बीच में बहती थी, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है उस समय। वर्तमान पटना को किस नाम से जाना जाता है? सभी को पता है, राजगिर है, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी है, जाना जाता है तो पाटलिपुत्र इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, आप सभी को पता होगी किस महान व्यक्ति के नाम से पाटलिपुत्र जाना जाता है, ये इन कमेंट मुझे बताओ। ठीक है, मगध की पहली राजधानी बिहार में राजगिर है, और राजगिरी जो वर्तमान में राजगिर है, और दूसरी पाटलिपुत्र थी, ये मैं कल भी बता चुका हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मैंने स्क्रीनशॉट लेकर दे रखा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक बिंबिसार थे, जो मैंने अभी करवाया है। ठीक है मेरे भाई, तो सभी की सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। और अगर आप डीपली वाइज पढ़ोगे, मैं जिस प्रकार से आपको पढ़ा रहा हूँ इतनी डीपली वाइज, तो आप किसी भी क्वेश्चन के अंतर्गत मान नहीं खाओगे मेरे भाई, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो आपकी ज्योग्राफी हो। सभी के सभी क्वेश्चनों के साथ मैं टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ, उनको एनालिसिस कर रहा हूँ, पॉइंट वाइज कर रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर यहाँ से आ सकते हैं, सभी मेरे भाइयों प्रॉपर तरीके से मैंने आपको समझाया है। ठीक है, तो विदा लूंगा अपने भाइयों से। आज की क्लास कैसी लगी इन कमेंट मुझे बताओ, अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब से मुझे पता लग जाएगी। सब्सक्राइब कर दे करो, भाइयों से शेयर कर दे करो, फ्री और यूट्यूब पर है। पीडीएफ आपकी अमित सर जी के टेलीग्राम पर मिल जाएगी, 3-4 दिन के लगातार दे दूंगा मैं एक साथ। ठीक है, तो विदा लूंगा अपने भाइयों से। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।